नमस्कार, स्वागत है हमारू राजस्थान में। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पंडितावाली में सरपंच कुलदीप झाकड़ पर अवैध तरीके से लाखों रुपए का गबन करने का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों ने जिला परिषद सीईओ को लिखित ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि सरपंच ने पंचायत के निर्माण कार्यों में फर्जी बिल लगाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया। ग्रामीण सुमेर सिंह मेघवाल ने बताया कि बिना वित्तीय स्वीकृति के एसी और फर्नीचर का कार्य कर 8.5 लाख रुपए का गबन किया। सरपंच ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यदि गबन हुआ है तो विभाग द्वारा जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आरोप लगाने वाले लोग उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मैं ग्राम पंचायत पंडितावाली के नागरिक हैं। ग्राम पंचायत पंडितावाली के सरपंच कुलदीप झाकड़ ने विधि विरुद्ध कार्य करते हुए बिना कोई वित्तीय स्वीकृति के ग्राम पंचायत में एसी और फर्नीचर का कार्य किया, जिसमें करीब लगभग 8.5-9 लाख रुपए का घोटाला गबन किया है। और इस जांच को करीब अक्टूबर-नवंबर महीने के अंदर गवर्नमेंट ने प्रमाणित पाया, विभाग ने, अंकेक्षण विभाग ने, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस गबन की जो राशि है उसकी पुनर्भरण के लिए हम जिला परिषद सीईओ महोदय को ज्ञापन देने के लिए आज पहुंचे हैं। पंडितावाली के नागरिक है और ग्राम पंचायत के अंदर जो वित्तीय स्वीकृति के बगैर सरपंच साहब ने जो भी विधि विरुद्ध कार्य किए हैं उसके लिए हम यहाँ जिला परिषद में आए हैं ज्ञापन देने के लिए सीईओ साहब को। निराधार है बिल्कुल। अगर कोई आरोप है तो उसकी जांच हो जाएगी। और जो आरोप लगाने वाले व्यक्ति है ये पिछले 3-4 महीने से मेरी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है जो ये आपके बिल्कुल ही गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा राजनीतिक नुकसान करने के लिए कर रहे हैं। खेड़ली कस्बे में वैष्णव ब्राह्मण समाज द्वारा नवनिर्मित धर्मशाला में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस समारोह में पहले बैंड बाजों के साथ दूल्हों की धूमधाम से निकासी की गई। समारोह में समाज के भामाशाह और आगंतुक अतिथियों का स्वागत और सम्मान हुआ। ये सम्मेलन समाज द्वारा पहली बार आयोजित किया गया, जिसमें 8 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस मौके पर कठुमर विधायक प्रतिनिधि और पूर्व प्रधान संजय खींची ने दहेज प्रथा को रोकने और फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने के प्रयास की सराहना की। समारोह में समाज के गणमान्य व्यक्तियों और आयोजन समिति के सदस्य मनोहर लाल वैष्णव, मुकेश भावर, दौलत दातिया, मनोज समूची, प्रदीप कुमार, रमेश भजन लाल और राकेश क्रुटिन ने शिरकत की। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। वैष्णव समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जी, इसको लेकर आपका क्या कहना है? प्रथम बार ब्लॉक खेड़ली में इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भामाशाहों द्वारा पूर्ण सहयोग दिया गया है। इसी के साथ साथ नवनिर्मित धर्मशाला का वो किया गया है निर्माण, उसका भी शिलान्यास किया गया है। इस कार्यक्रम में राजस्थान से बाहर भी, बॉम्बे तक भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी पधारे हैं। और मैं सभी का यहाँ आए हुए समाज बंधुओं को, प्रशासनिक को और अपने राजनीतिक क्षेत्र जो आए सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। कितने जोड़ों का विवाह संपन्न किया जा रहा है? 8 जोड़े हमारे यहाँ पहली बार इसमें कोशिश किया, 8 जोड़े का विवाह संपन्न किया जा रहा है। आपका शुभ नाम? मैं मनोहर लाल वैष्णव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं ब्लॉक अध्यक्ष खेड़ली वैष्णव समाज। सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, क्षेत्रीय विधायक के प्रतिनिधि होने के नाते आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में आज जो वैष्णव समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन प्रथम बार किया, मैं सभी वैष्णव समाज के नागरिकों को अपनी ओर से, एमएलए साहब की ओर से, समस्त क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि ऐसे सामूहिक सम्मेलन हर समाज को हर साल करते रहना चाहिए, जिससे कि जो क्षेत्र में जो हर तबके में गरीब जो तबका है उसका विवाह में कई अड़चन आती है, युवक युवतियों का चयन हो सके और उनका विवाह, मैं यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा नवविवाहित जोड़ों को मेरी ओर से और एमएलए साहब की ओर से कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। केकड़ी शहर के पोकीनाड़ी स्थित खाटू श्याम मंदिर के प्रथम पाटोत्सव के उपलक्ष्य में आज भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा सुबह 9:15 बजे चारभुजा मंदिर से शुरू हुई, जिसमें 1100 कलश यात्रा कर बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। शहरवासियों ने यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान विशाल हनुमान, शिव पार्वती, निशान यात्रा, अघोरी नृत्य और आकर्षक झांकियां मुख्य आकर्षक रही। यात्रा सदर बाजार, खिड़की गेट, घंटाघर और जूनिया गेट से
होते हुए जयपुर रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर पहुंची, जहां भव्य स्वागत और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। जालौर जिले का बहुचर्चित गणपति सिंह हत्याकांड के 5 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई। इस मामले में पीड़ित परिवार ने अब न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाई है। गणपति सिंह की पत्नी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग उठाई है। पीड़ित परिवार ने 36 कॉम के साथ जिला कलेक्ट्रेट के बाहर 15 दिन तक धरना दिया, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक और मुख्य सचेतक ने आश्वस्त किया, लेकिन धरना समाप्त होने के बावजूद परिवार को न्याय नहीं मिला। रामसीन थाना क्षेत्र के मांडोली निवासी गणपत सिंह 27 अगस्त 2024 को अपनी दुकान से घर के लिए निकला था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। अगले दिन 28 अगस्त को सिकवाड़ा मार्ग पर उसका शव लावारिस हालत में पड़ा मिला। पीड़ित परिवार को पुलिस के सुस्त रवैये के कारण न्याय नहीं मिल रहा, जिसके कारण सीबीआई जांच की मांग उठाई गई। जालौर से दाऊद खान की रिपोर्ट। कि जल्दी से जल्दी हत्यारे को पकड़े और सजा दिलाए। और मैंने रामचंद थाने पे धरना दिया, 15 दिन जालौर कलेक्टर पे धरना दिया, आश्वासन दिया था जोगेश्वरी गर्ग ने। उनके बाद हमने धरना निरस्त कर दिया था। अभी तक कोई जांच हो रही नहीं है। पहले तो 15 दिन तो हुई थी, अभी कोई पुलिस वाला वगैरह कोई आ रहा नहीं है मांडोली में। आपकी सरकार से क्या मांग है? बस वही मांगे, हत्यारे को पकड़े और सजा दिलाए। और जो दबाव में पुलिस काम कर रही है उनकी कॉल डिटेल निकाले। जितने भी है दोषियार है, उसमें रामसिंह में एक पुलिस वाला है अमर सिंह करके, उनको एसपी साहब से निवेदन है कि उनको यहाँ से निकाले। एसपी साहब बोल रहे कि वो टीम में नहीं है, लेकिन वो सब कर रहा है, वही केस डिवाइस वही कर रहा है। उनको अमर सिंह को निकाले। ठीक। पुलिस वाले ने कुछ जान भी नहीं की है और मुझे न्याय भी नहीं मिला है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे गुजारा करूं? तो आपने किन किन को ज्ञापन दिया हुआ है? मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को, दोनों को दिया है। अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि मेरे पति चल बसे और उनको न्याय भी कुछ नहीं मिला है और पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं करी है। पैसे खाया है, रुपया खाया उन्होंने, पुलिस वाले ने। तो अब आपकी क्या मांग है? क्या उनके खिलाफ क्या जांच, क्या सीबीआई जांच की मांग कर रहे हो? क्या जांच की मांग कर रहे हो आप? जांच भी करे, पुलिस पकड़े इन गुनहगारों को। गुनहगार बाहर घूम रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2024 के तहत आरएसएस परीक्षा 2022 का आयोजन डीग जिले में किया जा रहा है। इस परीक्षा के लिए कुल 6,881 परीक्षार्थियों को रोल नंबर जारी किए गए हैं। जिले में कुल 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें से 11 सरकारी और 16 निजी संस्थान शामिल हैं। डीग जिला मुख्यालय पर 12 परीक्षा केंद्र हैं, जिनमें 5 सरकारी और 7 निजी संस्थान हैं। इसके अलावा कुम्हेर उपखंड में 7, नगर में 5 और कामा में 3 सेंटर्स पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 12 बजे से दिन में 3 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा से 1 घंटे पहले गहनता से जांच के बाद प्रवेश दिया जाएगा। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आरएस प्री की एग्ज़ाम है अपने डीग जिले में भी संपादित हो रही है, जिसमें उपखंड डीग, उपखंड कुम्हेर, उपखंड नगर, उपखंड कामा में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उपखंड डीग में 12 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिसमें सर्वाधिक स्टूडेंट हैं TH2 में 528, कुल 2856 के लगभग विद्यार्थी उपखंड डीग में 12 परीक्षा केंद्रों पर एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम का समय 12 बजे से 3 बजे तक है। 10 बजे से 11 बजे तक स्टूडेंट्स को प्रवेश कराया गया है और 11 बजे से 12 बजे के बीच में स्टूडेंट्स की स्किंग होगी, तलाशी ली जाएगी, कोई नकल सामग्री तो नहीं है। और 12 से 3 बजे तक फ्लाइंग स्क्वाड, उपखंड डीग में 3 फ्लाइंग स्क्वाड गठित की गई हैं, जिसमें एक RS ऑफिसर, एक RPS ऑफिसर और एक शिक्षा सेवा के अधिकारी लिए गए हैं। 3 फ्लाइंग स्क्वाड और ये 12 परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण का कार्य करेंगी और ये किसी भी परीक्षा केंद्र पर नकल या कोई अनियमितता नहीं हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। बानसूर उप जिला अस्पताल में आज सोनोग्राफी मशीन और आपातकाल सामान्य वार्ड का उद्घाटन बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत और प्रधान सुमन सुभाष यादव ने विधिवत तरीके से फीता काटकर किया। इस दौरान उप जिला अस्पताल के स्टाफ ने विधायक का पुष्प वर्षा कर स्वागत और सम्मान किया। विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि बानसूर में पिछले 70 सालों से कोई विकास नहीं हुआ था, लेकिन अब उनकी सरकार ने प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में MOU के तहत विदेशी कंपनियां नए आयाम लेकर आ रही है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा।
और प्रदेश का विकास होगा। विधायक ने कहा कि बानसूर उप जिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन की शुरुआत से मरीजों को अब बाहर पैसे खर्च कर सोनोग्राफी करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट है वो उनके चेहरों से दिखाई दे रहा है। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं और ऐसा लग रहा है लोगों की प्रसन्नता देखते हुए और इस मशीन की कीमत को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये सुविधा और भी पहले हो जानी चाहिए। लेकिन जो कार्य 70 सालों में नहीं हुए, हमारे देश के मुखिया भजन लाल जी का हमें स्पष्ट निर्देश है कि जिन सुविधाओं से लोग आज तक महरूम हैं उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य प्राथमिकता से रखा जाए और उसी दिशा में आज ये सोनोग्राफी मशीन यहाँ लगी है। इसका बजट भी कोई बहुत विशेष नहीं है, लेकिन लोगों का लाभ इसको बहुत ज़्यादा मिलेगा। हमारे यहाँ सोनोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं, अच्छे डॉक्टर उपलब्ध हैं, बहुत अच्छी सोनोग्राफी करेंगे और यहाँ जनता को बहुत फायदा होगा। आने वाले समय में चिकित्सा सेवाओं के लिए और भी यहाँ विस्तार होने जा रहा है। जनता क्लिनिक बानसूर में खुल चुका है, वहाँ भी डॉक्टर बैठेंगे। यहाँ लाइट की गुणवत्ता के लिए अभी हमारे यहाँ 100 MVA का ट्रांसफार्मर आया है, इससे लाइट की गुणवत्ता और यहाँ पूरे बानसूर को सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ PWD का एक्सचेंज कार्यालय खुला है और यहाँ विभिन्न तकरीबन 60 से 70 करोड़ के हमारे सड़कों के काम कुछ चल गए और कुछ चलने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बानसूर प्रगति की ओर बहुत तेजी से बढ़ेगा। साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस ने एक मजबूत कदम उठाया है। तारानगर उप पुलिस अधीक्षक श्री रोहित सांखला के सुपरविजन और तारानगर थानाधिकारी गौरव खीडिया के नेतृत्व में साइबर शील्ड अभियान की सफलता की एक नई मिसाल पेश की गई है। इस अभियान में तारानगर थाने में साइबर पोर्टल पर कार्यरत कांस्टेबल ओम प्रकाश और जयवीर ने साइबर पोर्टल पर प्राप्त शिकायत कर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड के जरिए 32,000 रुपए की राशि को शिकायतकर्ता के खाते में रिफंड करवा दिया। इसके साथ ही पुलिस ने गुमशुदा और चोरीशुदा एप्पल फोन सहित कुल 21 मोबाइल फोन विभिन्न स्थानों से बरामद किए और उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा। ये कार्रवाई पुलिस की तत्परता और सजगता को दर्शाती है, जो साइबर अपराधों की रोकथाम में बेहद कारगर साबित हो रही है। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। पिछले कुछ समय से हेडक्वार्टर के द्वारा साइबर फ्रॉड के खिलाफ एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत हमारे पुलिस थाने क्षेत्र के अंदर टोटल 21 मोबाइल हमने बरामद किए, जिनमें एक एप्पल आईफोन बड़ा महंगा फोन था वो बरामद किया है और आज सभी लोगों को वो वापस दिए गए। 1930 पर जितने भी शिकायतें थे वो इसी अभियान के तहत अभी हमने लगभग 72 शिकायतों का निस्तारण किया है, एक FIR भी दर्ज की है और लगभग 32,000 रुपयों का रिफंड भी करवाया है। लोगों से किस प्रकार से अपील करना चाहेंगे सर मोबाइल को लेकर? लोगों से यही अपील है कि किसी सस्ते लालच में लोभ में नहीं आए। आपके पास कोई OTP मांगता है या फिर कोई भी नई स्कैनर आता है तो उसको स्कैन नहीं करें। किसी चीज की पड़ताल करें, पड़ताल के बाद में ही ट्रांजैक्शन करें। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को निजी हित की बजाय समाज और राष्ट्र हित को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि हम अपने देश को श्रेष्ठ बना सके। राज्यपाल आज बीकानेर में श्री हरखतन नाइटा की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा उनकी स्मृति में 25 रुपए मूल्य के 40 ग्राम वजनी स्मारक सिक्के का अनावरण किया गया। राज्यपाल ने नाहटा के व्यापार, वाणिज्य, जनसेवा और धर्म सेवा में अतुलनीय योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वे हमेशा समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं। उन्होंने जैनाचार्य जिनपीयूष सागर सुरेश्वर महाराज के सानिध्य में आयोजित समारोह के दौरान ये भी कहा कि इस सिक्के के माध्यम से महापुरुषों के सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्यपाल ने भारतीय संस्कृति की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि कई विदेशी आक्रांताओं ने भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन भारत की एकता और अखंडता हमेशा कायम रही। बीकानेर से लोकेश भौरा की स्पेशल रिपोर्ट। बहुत खुशी की बात है कि राज्यपाल साहब बहुत व्यस्त थे और इतने व्यस्तम प्रोग्राम में से भी उन्होंने समय निकाला, बीकानेर का मान बढ़ाया, नाहटा परिवार का नाम बढ़ाया, तो उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। और भारत सरकार ने उनकी पहचान दी उनके कार्यों की, तो उसी के कारण ये सिक्का जारी हुआ। उसके पूर्व में पहले पोस्टेज स्टैम्प भी जारी हुई थी। फिल्म जगत से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। पूरा अभी सुना ही आपने कि एक फिल्म स्टूडियो रुग्ण अवस्था में था, तो उसका उन्होंने अधिग्रहण करके और उसका पूरा संचालन किया। 35 वर्षों तक संचालन करने के बाद उन्होंने बंगाल गवर्नमेंट को उसको सौंप दिया और उसके बाद में कई उसके बाद में उन्होंने कई जो मल्टीकास्ट फिल्मों को फाइनेंस किया जो सक्सेसफुली रिलीज हुई। और हमारे परिवार का, हमारे बुजुर्गों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है कि एक बहुत बड़ा ग्रंथालय उन्होंने इकट्ठा किया
85,000 से भी अधिक हस्तलिखित ग्रंथ जो प्राइवेट कलेक्शन में इंडिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है वो उन्होंने कायम किया। वो हम सब के लिए प्रेरणादायी है, गर्व की बात है, गौरव की बात है। बचपन से ही अपने परिवार के बीकानेर में जो जिनको पहले रोड नंबर 5 से जाना जाता था उसका नाम हरचंद नाहटा मार्ग 100 फुट चौड़ी है और 2 किलोमीटर लंबी है। हरचंद नाहटा एक सोशल एंटरप्रेन्योर थे। आज सोशल एंटरप्रेन्योर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने हर प्रयोजन के अंदर समाज के हित को सर्वोपरि रखते थे और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नवाचार, अन्वेषण, शोध और कुछ क्रिएटिव वेंचर्स को प्रोत्साहन दिया जो आज के युवकों के लिए एक मिसाल बनती है। उस समय में जब इस बात को कोई सोच नहीं सकते थे तब उन्होंने एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व किया। एम्प्लॉइज पार्टनरशिप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान नया आया है, लेकिन उस वक्त उन्होंने जब इस चीज की अवधारणा ही नहीं थी विदेशों में, तब उन्होंने ये भारत में इंट्रोड्यूस किए। उस वक्त उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंट्रोड्यूस किया। उस वक्त उन्होंने पब्लिक की तरफ से यानी लोगों को इन्वॉल्व, कम्युनिटी इन्वॉल्व करके किस तरह से सोशल डेवलपमेंट हो सकता है उसकी बात सोची। उस वक्त उन्होंने सोशल डेवलपमेंट के लिए सड़क बनाई। आप सोचिए उस वक्त जब ये सब कंसेप्ट थे ही नहीं, तब वो इन कंसेप्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे, इन कंसेप्ट्स के लिए प्रयास कर रहे थे। उनके समाज के विकास के लिए अद्भुत योगदान था। इसके अलावा वो हमेशा से युवाओं को आगे पढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए और नवाचार के लिए प्रोत्साहन देते थे। खुले हाथ स्कॉलरशिप देते थे, लेकिन कभी अपना नाम बताते नहीं। स्कॉलरशिप देते लेकिन कभी ये नहीं बोलते कि ये स्कॉलरशिप हरचंद नाहटा जी की तरफ से है। उनकी तरफ से गुमनाम दी हुई स्कॉलरशिप्स का हजारों लोगों ने बेनिफिट उठाया और आज उसके कारण से बीकानेर के अंदर एजुकेशनल इकोसिस्टम को डेवलप करने में मदद मिली। इसके अलावा एक और बात जो मेंशन करना चाहता हूँ वो है अभय जैन ग्रंथालय। 100 साल से भी ज्यादा प्राचीन ये अद्भुत धरोहर है जिसमें प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स और प्राचीन ग्रंथों को वहां पर संरक्षित किया गया है। श्री हरचंद नाहटा का परिवार इससे प्रकल्प से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने भारत के लुप्त हो चुके 24 तीर्थंकरों के जो थे कल्याणक यानी जो जन्म स्थान थे उनके, जो उनका दीक्षा स्थान था जो लुप्त हो चुके थे, उनको वापस खोज करके और उनको डेवलप करने का कंसेप्ट उन्होंने लिया, जिसको आगे ललित नाहटा साहब ने पूरा किया। ये अपने आप में एक अद्भुत योगदान है। इसमें सरकार का भी योगदान होना चाहिए, लेकिन ये पूरा उनके परिवार ने मिल करके और साथियों को, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके उन्होंने किया और इसके लिए हम सबको उनका आभारी रहना चाहिए कि हमारी विरासत को उन्होंने बचाने और वापस रिवाइव करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। एक शिक्षक के रूप में, शोधकर्ता के रूप में मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रोफेसर त्रिलोक कुमार जैन, डायरेक्टर हूं CDOE सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय और वहां पर नवाचार और उद्यमिता प्रकोष्ठ भी देखता हूं और उद्यमिता के क्षेत्र में 35 वर्षों से कार्य कर रहा हूं। शोध कार्य, लेखन, करीब 200 पुस्तकें उद्यमिता के क्षेत्र में आपको मिल जाएगी ऑनलाइन अमेजन पे मेरे नाम से। प्रतापगढ़ जिले के सरपंच संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी सरपंचों और 8 ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राम प्रसाद मीणा ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य 4 फरवरी को जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा के स्वागत और धन्यवाद सभा की तैयारियों पर चर्चा करना था। संघ ने निर्णय लिया कि 3 फरवरी को प्रतापगढ़ जिले के सभी सरपंच जयपुर के लिए रवाना होंगे और 4 फरवरी को मुख्यमंत्री के लिए एक धन्यवाद सभा आयोजित करेंगे। ये आयोजन राजस्थान सरकार द्वारा सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के निर्णय पर आभार व्यक्त करने के लिए किए जा रही है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। उदयलाल मीणा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सरपंच संघ। आज प्रतापगढ़ जिले के समस्त सरपंचों की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत के लिए जो प्रतापगढ़ जिले के समस्त सरपंच जयपुर पधारेंगे, इसके लिए सभी प्रतापगढ़ जिले के सरपंच संघ और उपस्थित हुए, क्योंकि 8 ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष, प्रतापगढ़ जिले के सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष राम प्रसाद जी मीणा, सभी ने आज 4 तारीख को जयपुर जाने के लिए निर्णय लिया गया, जिसमें 3 तारीख को शाम को 5 बजे यहाँ प्रतापगढ़ से जयपुर के लिए मुख्यमंत्री महोदय की सभा, जो राजस्थान सरपंच संघ की ओर से धन्यवाद जो उनको सभा रखी है, उसके लिए जाने के लिए सब आज तैयार हो। राजस्थान सरकार ने, जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने राजस्थान सरपंच संघ की ओर से जो पिछली सरकार जो मांग रखी थी, उसमें सरकार ने हमारे को राजस्थान सरपंच संघ जो सरपंच को प्रशासक नियुक्त किया,
इसके लिए पूरे राजस्थान के सरपंच संघ माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए सरपंच संघ जयपुर में 4 तारीख को मीटिंग में शामिल होंगे। नीमराना उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिरियानी में आज रविवार को रेंजाकला शहीद पार्क, उप स्वास्थ्य केंद्र और विभिन्न अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। विधायक ललित यादव ने 50 लाख रुपए के कार्यों का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उमाशंकर यादव, सिरियानी सरपंच और प्रदेश उपाध्यक्ष सरपंच और राजस्थान ने की। मंच संचालन सूबेदार भूप सिंह ने किया। विधायक ललित यादव ने कहा कि गांव का विकास प्राथमिकता है और किसी भी विकास कार्य में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने अन्य विकास कार्यों की भी घोषणा की। इस मौके पर जिला परिषद भीमराज यादव, पंचायत समिति सदस्य संजय सिंह, श्याम सुंदर सरपंच गूगल कोटा सहित अन्य गणमान्य लोग और ग्रामीण उपस्थित रहे। नीमराना से सुनील कुमार प्रजापत की रिपोर्ट। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आम बजट 2025 में पर्यटन सेक्टर को प्राथमिकता देने को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी कदम बताया। बीकानेर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि हील इन इंडिया पहल के तहत मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित होगी बल्कि भारत वैश्विक चिकित्सा केंद्र के रूप में अपनी पहचान को मजबूती भी मिलेगी। उन्होंने बजट में पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए किए गए प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। शेखावत ने प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की भव्यता का जिक्र करते हुए कहा कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। परिवर्तन लाने और उस संघर्ष से उसे मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सफलतापूर्वक धरातल पर काम हुआ। पिछले 5 वर्षों से लगातार जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था कोविड की आपदा के बावजूद भी विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी और भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है, उसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी सौगात कल, बहुप्रतीक्षित सौगात कल इस बजट के माध्यम से मिली है। जब टैक्स फ्री रिजीम को 2.5 लाख रुपए जो 2014 में थी वहाँ से बढ़ा करके 12 लाख रुपए तक किया है और पूरा मध्यम वर्ग उसके कारण से निश्चित रूप से उत्साहित भी है। मध्यम वर्ग को इतनी बड़ी राहत देने, जो आज देश का सबसे बड़ा वर्ग है, उसके बाद टैक्स की कमी होने के चलते हुए जो डिस्पेंसेबल इनकम उनकी जेब में रहेगी वो इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाएगी और एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाएगी और उसके चलते हुए अर्थव्यवस्था में और अधिक पैसे का इन्फ्यूज़न होगा। लोग खर्च करेंगे तो उसके लिए निर्माण होगा तो उसके लिए इंडस्ट्री प्रमोट होगी, इंसेंटिवाइज होगी। जेब में खर्च करने के लिए मध्यम वर्ग क्योंकि एस्पिरेशनल क्लास है और उसके पास में एडिशनल इनकम होगी, डिस्पेंसेबल इनकम होगी, तो निश्चित ही पर्यटन को भी उसके कारण से बहुत बड़ा उछाल मिलेगा। मैं ये मानता हूँ कि कल के बजट के बाद में भारत में अर्थव्यवस्था का क्यों एक नई ऊंचाई देने की ताकत के साथ में एक नए युग का प्रारंभ उसके माध्यम से होने वाला है। ट्रैवल इंडस्ट्री पिछले कई वर्षों से, क्योंकि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाए इसकी मांग कर रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 50 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस जिनको हम डेवलप करने वाले हैं और वर्ल्ड क्लास लेवल पर चैलेंज में मोड में डेवलप करने वाले हैं, राज्यों के सहयोग के साथ साथ में उन डेस्टिनेशंस पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देना, ये भी निश्चित ही टूरिज़्म के लिए एक नए अध्याय की, एक नए युग की शुरुआत है। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 10% से ज़्यादा योगदान अगले 5 साल तक की स्थिति पे हम पहुँचेंगे कि टूरिज्म इंडस्ट्री का होगा और टूरिज्म भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा ग्रोथ इंजन बनने वाला है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के गांगदवाड़ी गांव के बस स्टैंड पर 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें पति पत्नी सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ देखी गई। घायलों को डीलर विनोद मीना ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से सिकंदरा के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को चिकित्सकों ने दौसा रेफर कर दिया। सिकंदरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। ये गांगदवाड़ी बस स्टैंड हुआ है। किस तरीके से हुआ? आमने सामने से। मतलब ये बाइक कहाँ से आ रही थी? एक बाइक थी, ये लेडीज और दोनों घर के हैं, ये तो बैराउंडा से आ रहे थे। हाँ। और ये गाड़ी इधर से जा रही थी झरना साइड से। दोनों आमने सामने हुआ है। अच्छा, दोनों की गंभीर चोटें हैं? हाँ, गंभीर चोटें हैं, बोल नहीं रहे दोनों। रेफर किया है दोनों को? हाँ जी, दोनों को रेफर कर रहे हैं। हाँ, रेफर कर रहे हैं। आप सिकंदरा लेके आया हूँ मैं। आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार मीणा है।
अच्छा, आप इनके परिचित हैं या फिर? नहीं, मेरे को तो जानकारी नहीं है, जानता ही नहीं हूँ मैं तो। अच्छा, आप बस मैं तो खाली एक मौके पे पहुंच गया, इसलिए लेके आ गया। ठीक है। जयपुर के पिंजरापोल गौशाला के बाहर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बावजूद कई युवा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते दिख रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने बिना हेलमेट बुलेट सवार युवकों को रोका तो पता चला कि उनकी बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर भी लगा हुआ था। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो युवकों से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। इसके बाद पुलिस ने नियमों के तहत उनका चालान काटा और इस दौरान युवकों ने टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की। ये घटना ये दिखाती है कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। पुलिस का कहना है कि यदि लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सख्त कार्रवाई अनिवार्य है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी 3 गाड़ियों का चालान कर दिया है अमन ने। क्या रूल क्या है ट्रैफिक के इसके विरुद्ध में? इसके विरुद्ध में साइलेंसर मॉडिफाइड कर रखा है इन्होंने मैडम, जो पटाखे फोड़ते हैं चलते हुए। ये दोनों बिना हेलमेट आए थे और जो उसको चेक किया तो ये पटाखे फोड़ रही है गाड़ी। अब इसका तो मैडम 500 रुपये या 1000 रुपये का ही चालान है। गाड़ी सीज होती है तो बिना लाइसेंस ड्राइवर है तो उसकी गाड़ी सीज करके हम भेज देते हैं गाड़ी को, फिर बाद में कोर्ट से छुड़ाना पड़ता है। मैडम ये तो दुकानों को ही बंद किया जाए, जिसके मॉडिफाइड होती है उस दुकान का पता करके और उसको ही किया जाए तो सही रहे। और खबर के साथ हम राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।